ओके, तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में थे पावर सप्लाई में, खासकर हम लोग सब स्टेशन में और डिस्क्रिप्शन में थे सब स्टेशन में। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा था कि हर एक 50 टू 90 किलोमीटर्स पे हम लोग सब स्टेशन प्रोवाइड करते हैं, और जाहिर है वो सब स्टेशन रिमोट कंट्रोल्ड ऑपरेटेड रहता है, यानी एक जगह से सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, रिमोटली कंट्रोल्ड होता है, और हर 50 टू 90 किलोमीटर्स ऑफ रूट, किसी भी रूट के 50 टू 90 किलोमीटर्स पे हम लोग सब स्टेशन को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस वेरी कर सकता है, यानी 50 से 90 किलोमीटर्स के बीच में ही होगा डिस्टेंस, अलग अलग जगह डिस्टेंस वैरी कर सकता है, कहीं हो सकता है 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही सब स्टेशन हो, और कहीं हो सकता है उससे ज़्यादा, लेकिन 90 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मींस 50 से 90 किलोमीटर के बीच में हम लोग सब स्टेशन, हर एक 50 से 90 किलोमीटर के बीच में हम लोग सब स्टेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये सब स्टेशन रिमोट कंट्रोल्ड होता है, एक जगह से सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, और इससे पूरा ट्रैक्शन सिस्टम का पावर सिस्टम जो है आपका पावर सप्लाई सिस्टम वो कंट्रोल होता है। ठीक है, अब क्या है, तो बस बार हमेशा ध्यान में रखना है कि बस बार हम लोग रखते हैं वहां पे, और बस बार दोनों के लिए है, यानी इनकमिंग और आउटगोइंग लाइंस दोनों के लिए है। आउटगोइंग लाइन यानी 25 के भी हम लोग कनेक्शन देते हैं, और इनकमिंग लाइन यानी 132 के भी हम लोग कनेक्शन देते हैं। ठीक है, दोनों बस बार को हम लोग बस कपलर सर्किट से कनेक्ट करते हैं, ये हम लोग फिगर में देख चुके हैं किस तरह से बस कपलर सर्किट से दोनों बस बार को हम लोग कनेक्ट करते हैं, बस कपलर सर्किट से। ओके, आइसोलेटर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आइसोलेटर्स हम लोग बोथ साइड्स प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आइसोलेटर इसलिए है कि आइसोलेटर से जब चाहे जिस पार्ट को चाहे हम कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकें, सो दैट कि हमारा सप्लाई का जो हमारे पास फ्रीडम है ना, सप्लाई का ऑप्शंस है, वो हमारे पास हमेशा मेंटेन रहे। एक सिस्टम को अगर एक सिस्टम में किसी तरह फॉल्ट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, उस सिस्टम को हम लोग आइसोलेट कर सकें, तो सबसे पहले वो सिस्टम खुद ब खुद आइसोलेट हो जाएगा सर्किट ब्रेकर की वजह से। लेकिन अगर किसी सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं हो रहा है, किसी चीज को मेंटेनेंस करना, किसी चीज का मेंटेनेंस करना है, किसी इक्विपमेंट का, किसी मशीन का, तो मेंटेनेंस करने के लिए उस सेक्शन को बाकी सेक्शन से अगर आइसोलेट करना है, तो हम लोग आइसोलेटर्स के हेल्प से आइसोलेट करते हैं, फिर फर्दर कनेक्ट करते हैं, तो उसी आइसोलेटर स्विच को क्लोज करके हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो इसीलिए दोनों साइड्स में हम लोग आइसोलेटर प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहे कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का, हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस बहुत सारा रहे, और ये चीज हम लोग पिछले फिगर में देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 12.5 MVA 132 kV 25 kV आर एम्प्लॉयड एट द टाइम, वन इज एनर्जाइज्ड एंड वन इज रिमेन्ड स्टैंड बाय। अब आपने देखा होगा कि जो भी सप्लाई सर्किट हम लोग दिखा रहे हैं ना सब स्टेशन में, जैसे सब स्टेशन के पिछले फिगर में हम लोग आ जाते हैं, जो आपका पिछला फिगर था सब स्टेशन का, जो लेआउट डायग्राम था, ओके, तो ये लेआउट डायग्राम है। तो इस लेआउट डायग्राम में यहां अगर ध्यान दिया जाए, तो यहां दो ट्रांसफार्मर्स का सेट हम लोग लेके चल रहे हैं। ये सप्लाई कहां जा रही है, तो एक ही सेक्शन को ये दोनों सप्लाई जा रही है। हमेशा ध्यान में रखना है, ऐसा आपके सब स्टेशन पे बहुत सारा सेक्शंस हो सकता है, यानी अलग अलग रूट्स, अलग अलग लाइंस, अलग अलग सेक्शन हो सकता है एक ही सब स्टेशन से जुड़ा हुआ। ये जो दोनों जा रहा है, ये दोनों एक ही सेक्शन को जा रहा है। हम लोग जानबूझ के दो लाइंस और दो ट्रांसफार्मर का सेट हम लोग लेके चलते हैं, एक वर्क करता है, एक स्टैंड बाय पे रहता है। क्योंकि देखिए ट्रैक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, रेलवे का ट्रैफिक इतना इंपॉर्टेंट है, रेलवे का लगेज कैरेज इतना इंपॉर्टेंट है, मेल कैरेज इतना इंपॉर्टेंट है, जिससे कम्युनिकेशंस, मेल्स, चिट्ठियां भी हम लोग भेजते हैं, कि इसको कभी भी फॉल्ट होने पे हम लोग ज्यादा देर बंद नहीं रख सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमेशा दो लाइंस, दो ट्रांसफार्मर का सेट, यानी पूरा कंप्लीट डुअल सेट हम लोग, डबल सर्किट सेट हम लोग लेके चलते हैं। एक वर्किंग रहता है, एक स्टैंड बाय पे रहता है। तो इसी के बारे में उसमें बताया गया है कि एक ट्रांसफार्मर एनर्जाइज रहेगा, यानी वर्किंग रहेगा, और एक ट्रांसफार्मर स्टैंड बाय पे रहेगा। तो इसीलिए आपको बताया गया है, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी भी आपको बताई गई है। ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी यहाँ पे क्या है, 12.5 MVA है। ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर कौन सा है, तो डेफिनेटली इस इलेक्ट्रिक सप्लाई अथॉरिटीज से हमें 132 केवी पे मिलता है या 200 केवी पे मिलता है। जो भी मिले 132 केवी या 200 केवी
उससे 25 kV पर स्टेप डाउन करने वाला हमारा इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर है, उसको हम लोग इम्प्लाई करते हैं। एंड वन इज एनर्जाइज्ड एंड अदर रिमेंस स्टैंड बाय, रिमेंस एज स्टैंड बाय। तो एक को हम लोग एनर्जाइज करके वर्क में रखते हैं, दूसरे को हम लोग स्टैंड बाय में रखते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग जब नोट करिएगा ना तो इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। ट्रांसफार्मर को हम लोग ऐसा डिजाइन करते हैं, हमेशा ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसफार्मर जो है, कौन सा ट्रांसफार्मर, कौन सा ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, रेटिंग बताइए उसका। यस, और उसी को हम लोग ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर है ना, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर की क्या रेटिंग है, तो डेफिनेटली अगर 132 केवी सप्लाई लाइन आ रहा है तो 132 केवी स्टेप डाउन करके 25 केवी, या अगर 220 केवी, अगर 200 वोल्ट या 200 केवी वाला लाइन आ रहा होता तो 200 केवी ओब्लिक करके 25 केवी स्टेप डाउन मैकेनिज्म है। इस ट्रांसफार्मर में सबसे खास बात है, आपको पहले से पता है कि आपका ट्रैक्शन सिस्टम किस पे काम करता है, तो 25 केवी सिंगल फेज 50 हर्ट्ज एसी सिस्टम पे काम करता है। यानी 25 केवी के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं आपको इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव को रन करने के लिए। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना रहता है कि ट्रांसफार्मर को हम लोग ऐसा डिजाइन करके चलते हैं, और डिजाइन कैसे करेंगे, टैपिंग करके। अगर आपको वेरिएबल वोल्टेज चाहिए तो आपको टैपिंग करना होगा। मींस अगर इंडिकेटिव डायग्राम हम लोग लेके चलें, इंडिकेटिव डायग्राम ट्रांसफार्मर का, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का, तो दिस इज योर प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज योर सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ स्टेप डाउन मैकेनिज्म है। अगर मान लो प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न N1 है, सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न N2 है, तो आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो N2/N1 होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये स्टेप डाउन मैकेनिज्म में है तो डेफिनेटली क्या होगा, योर N2 is less than N1। Is that clear? क्योंकि स्टेप डाउन मैकेनिज्म में है, your N2 is less than N1। अब इसमें भी क्या होगा, आपको पता है कि आपके वोल्टेज अगर हमने डिजाइन कर दिया ना इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को 25 केवी के लिए, तो आपको पता है कि किसी ना किसी कारण से वोल्टेज का फ्लक्चुएशंस आ सकता है। उस वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा अगर हमें बेटर ऑपरेशन रखना है, अगर हमें रिलायबल ऑपरेशन रखना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी कारण से वोल्टेज का डाउन भी हो सकता है, वोल्टेज अप भी हो सकता है, बहुत सारा रीजन है। जनरेटर एंड में यानी थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन यानी जनरेटिंग एंड में भी कुछ रैंडम चेंजेस हो सकते हैं, कुछ टेक्निकल एरर्स हो सकते हैं। आपके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी कभी एरर्स हो सकता है, कभी लोड बैलेंसिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें मान के चलना पड़ता है कि 25 केवी के लिए अगर हमने डिजाइन किया है ना इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को, तो हमें मान के चलना पड़ता है कि वोल्टेज कुछ बढ़ भी सकता है, वोल्टेज कुछ घट भी सकता है। लेकिन ये हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है, ये हमारे लिए सही नहीं है। किसी कारण से, चाहे वो सप्लाई एंड से हो, चाहे वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हो, चाहे इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल लोड के वेरिएशन की वजह से हो, किसी कारण से भी फ्लक्चुएशन हो सकता है, ये हमें पता है। लेकिन ये फ्लक्चुएशन हमारे लिए सही नहीं है, फ्लक्चुएशन हमारे लिए कहीं से भी सही नहीं होता है। हमारे वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, हमारे वर्किंग के, हमारे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के रिलायबिलिटी को, उसके परफॉर्मेंस को हमेशा बहुत एडवर्स इफेक्ट करता है। तो नतीजा होता है कि इसे हमें बैलेंस तो करना होगा, अगर फ्लक्चुएशंस होता है तो इसे बैलेंस तो करना होगा। तो जानबूझ के इस ट्रांसफार्मर को हम लोग ऐसा डिजाइन करते हैं, इसमें टैपिंग का ऑप्शन रखते हैं। यानी प्राइमरी कनेक्ट है, आपका सेकेंडरी का एक टर्मिनल कनेक्ट है, दूसरे टर्मिनल को हम अलग-अलग जगह कनेक्ट कर सकते हैं। पहला टर्मिनल यहाँ कनेक्ट है, सेकेंडरी का पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल को हम यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, या चाहे तो यहाँ से हटा के यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, या चाहे तो यहाँ से हटा के यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमने टर्न्स को बदल दिया। समझ में आ रहा है, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है टैपिंग का? टैपिंग का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बताइए, फिर से समझो इसको।
ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है, और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब ये ऐसा डिजाइन है ना, ये ऐसा डिजाइन है कि स्टेप डाउन मैकेनिज्म में है, यानी डेफिनेटली N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। स्टेप डाउन मैकेनिज्म में है तो आपको पता है योर N2 इज ऑलवेज लेस देन N1। अब इस ट्रांसफार्मर को सिर्फ 25 केवी के लिए अगर हम लोग डिजाइन करते तो क्या करते, ये आपका 25 केवी के लिए सपोज दैट डिजाइन हो गया, तो ये 25 केवी के लिए अगर हमने डिजाइन कर दिया, यानी इधर 132 केवी है और टर्न्स रेशियो को हमने ऐसे रखा है, ये जो आपका टर्न्स रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, इसको हमने ऐसे डिजाइन किया है कि आपको ये मिल रहा है V2/V1, ये आपका मिल रहा है, यानी 132 केवी, और सॉरी प्राइमरी साइड तो आपको वो मिलेगा, सेकेंडरी साइड ये आपको सेकेंडरी साइड 25 केवी मिल रहा है और प्राइमरी साइड 132 केवी है, यानी स्टेप डाउन मैकेनिज्म में है। इसको हमने डिजाइन कर दिया, ये डिजाइन हो गया। अगर ये टर्मिनल फिक्स है ना, तो आपको पता है कि इतना नंबर ऑफ टर्न्स, N2 नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में रहेगा, N1 नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में रहेगा, और सारा कंडीशन अगर फुलफिल होगा, कहीं से कोई वेरिएशन नहीं आएगा, एब्सोल्यूट आपको एग्जैक्ट 132 केवी इधर मिल रहा है और एग्जैक्ट 25 केवी इधर मिल रहा है, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, ये फिक्स है। लेकिन आपको पता है कि आपके सिस्टम में लोड के वेरिएशन से, ट्रांसमिशन सिस्टम के वेरिएशन से, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के रैंडम वेरिएशन से, बहुत सारे टेक्निकल रीजन से आपके साइड का, आपके ट्रैक्शन साइड का वोल्टेज फ्लक्चुएट कर सकता है 25 केवी से। मान लो लोड अचानक से बढ़ गया 25 केवी से, हो सकता है किसी कारण से वोल्टेज फ्लक्चुएट कर गया, आपको उसको मेंटेन करना है, आपको 25 केवी को मेंटेन करना है। जाहिर है आपको ट्रांसफार्मर में ऐसा अरेंजमेंट रखना होगा कि ये ट्रांसफार्मर वैरी करा के, जैसे सपोज दैट अगर आपका लोड साइड में 25 केवी से कम हो रहा है वोल्टेज, लोड साइड में यानी ट्रैक्शन साइड में, लोकोमोटिव साइड में, लोकोमोटिव को जो पावर मिल रहा है उसके साइड में अचानक से 25 केवी से कम होने लगा वोल्टेज, जाहिर है आपके लिए सही नहीं है। आपको क्या करना होगा, वोल्टेज को बढ़ा देना होगा। कैसे बढ़ाएंगे, तो जाहिर है इस ट्रांसफार्मर से बढ़ाएंगे ना, तो ट्रांसफार्मर से कैसे बढ़ा सकते हैं इधर का वोल्टेज, तो जाहिर है नंबर ऑफ टर्न्स को वेरी करा के वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं। इस वोल्टेज को मान लो थोड़ा सा बढ़ा के हम 27,500 कर दें, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए अगर एक्स्ट्रा टर्न्स हम इसमें रखे हुए हैं तो टर्न्स को हम लोग वेरी करा सकते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर में, इसे टैपिंग करते हैं, कनेक्शन के लिए लीड छोड़ा हुआ रहता है, कनेक्शन के लिए लीड छोड़ा हुआ रहता है, ठीक है, अलग अलग टर्न्स के हिसाब से। और क्या करेंगे, यहाँ से इसको, इस लीड को हमने डिस्कनेक्ट करके इस लीड पे कनेक्ट कर दिया। अब देखो कम ही टर्न्स है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जब N2 था, अब यहाँ से यहाँ तक कम ही टर्न्स है, यहाँ कनेक्ट करेंगे तो और कम टर्न, यहाँ कनेक्ट करेंगे तो और कम टर्न, अगर ज्यादा वाइंडिंग बना के रखे हैं, यहाँ कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा, N2 से भी बढ़ गया टर्न्स। तो इस तरह हम लोग कनेक्टिंग लीड छोड़े हुए रहते हैं, जिसका टेक्निकल नेम है टैपिंग। ट्रांसफार्मर हम लोग टैपिंग किए रहते हैं, सो दैट कि टर्मिनल, एक टर्मिनल तो आपका फिक्स है सेकेंडरी का, दूसरा टर्मिनल को हम अलग अलग जगह कनेक्ट कर सके। यहाँ अगर कनेक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स बहुत कम है, यहाँ कनेक्ट करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स और बढ़ गया, यहाँ कनेक्ट करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स और बढ़ गया, यहाँ कनेक्ट करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स और बढ़ गया। यानी टर्न्स को वेरी करा के इस वोल्टेज को हम लोग वेरी करा सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर टैपिंग वेरी करा के इस वोल्टेज को वेरी करा सकते हैं, और जरूरत के हिसाब से जो वोल्टेज में राइज और डाउन हो रहा है उसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो आपका ट्रांसफार्मर इसी तरह से डिजाइन होता है, और हम लोग ट्रांसफार्मर को ऐसा डिजाइन करते हैं कि प्लस 10% तक के वोल्टेज फ्लक्चुएशन को झेल सके। क्या बेटा, क्या चोट लग गया, कैसे, अच्छा ठीक हो जाएगा, ओके। प्लस 10% तक के वोल्टेज फ्लक्चुएशन को ये झेल सके, और -5% तक के वोल्टेज फ्लक्चुएशन को ये झेल सके, ठीक है। ऐसा हम लोग डिजाइन करते हैं इस ट्रांसफार्मर को। यानी 25 केवी स्टैंडर्ड वोल्टेज है, और इस स्टैंडर्ड वोल्टेज में हम लोग मान के चलते हैं कि वेरिएशन हो सकता है, और हम लोग ऐसा डिजाइन करते हैं कि प्लस 10%
और -5% तक के वेरिएशन को ये झेल सके। इसी पॉइंट पे यहाँ बताया गया है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अब +10% और -5% का क्या मतलब है कि स्टैंडर्ड डिजाइन अगर हम लोग 25 केवी के लिए कर रहे हैं, 25 केवी के लिए, तो इसको ऐसा डिजाइन करके चलेंगे कि ये 27,500 तक का वोल्ट भी दे सके जरूरत पड़ने पर, यानी +10%। उसमें ऐड कर दो 25 केवी में +10% ऐड कर दो, तो आपको पता चलेगा कि हायर वोल्टेज, यानी 25 केवी स्टैंडर्ड वोल्टेज के लिए हमने डिजाइन किया, लेकिन हमने ऐसा डिजाइन किया कि जरूरत पड़ने पर इससे 27,500 वोल्ट भी हम लोग ले सकें, यानी 27.5 केवी भी हम लोग इससे ले सकें। और नीचे अगर हम लोग जाएं तो -5% के लिए हमने डिजाइन किया है, यानी 23,750 वोल्ट भी हम लोग लेके चल सकें, यानी 23.750 केवी तक हम लोग ले सकें। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ट्रांसफार्मर में हम लोग टैपिंग प्रोवाइड करते हैं। टैपिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो इस तरह वोल्टेज का वेरिएशन कर सकें। और वोल्टेज का वेरिएशन क्यों करते हैं? क्योंकि लोड साइड के वोल्टेज में अगर वेरिएशन होता है तो हमें उसे मेकअप करना है। मेकअप करने के लिए हम लोग प्रोविजन रखते हैं कि टैप चेंजिंग करके हम लोग वोल्टेज को एडजस्ट कर सकें। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर अच्छे से हम लोग देखें तो एक बार स्टैंडर्ड वोल्टेज 25 केवी के लिए अगर हमने सिस्टम डिजाइन किया तो हमें मान के चलना होता है कि राइज हो सकता है वोल्टेज का, यानी प्लस साइड में 10% तक को हम लोग एडजस्ट कर सकें और माइनस साइड में हम लोग -5% तक को एडजस्ट कर सकें। मींस हमें 27.5 केवी तक भी जाना पड़े तो हम लोग जा सकें और इधर 23.750 केवी तक भी जाना पड़े तो हम जा सकें। इस तरह से ट्रांसफार्मर को हम लोग डिजाइन करते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है। और ये टैप चेंजिंग कोई पर्सन जाके नहीं करता है, ये ऑटोमेटिक टैप चेंजिंग होता है। लोड के हिसाब से लोड गवर्नर्स लगा रहता है और लोड के हिसाब से ऑटोमेटिक टैप चेंजिंग होता है। इसीलिए इसको ऑन लोड टैप चेंजर भी हम लोग बोलते हैं, जो लोड पे यानी वर्किंग कंडीशन में। अब जाहिर है अगर मैनुअल टैप चेंजिंग होता, इस चीज को भी ध्यान से समझो, अगर मैनुअल टैप चेंजिंग हम लोग करते तो जाहिर है यहां जाके पहले पावर सप्लाई बंद करना पड़ता, पावर सप्लाई बंद करना पड़ता, तब टैप को हम लोग एडजस्ट करते। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि बार बार पावर सप्लाई बंद करें या कोई पर्सन जाके उसको चेंज करे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहां जो टैप चेंजर रहता है वो ऑन लोड टैप चेंजर रहता है, यानी लोड के हिसाब से ऑटोमेटिक गवर्निंग सिस्टम लगा रहता है जो उसके टैप को वेरी करा के अलग अलग जगह एडजस्ट करता रहता है। ये ऑन लोड होता है। और हाँ, कुछ ऐसे ट्रांसफार्मर भी होते हैं जो अलग अलग जगह हम लोग देखेंगे। ट्रैक्शन सिस्टम में भी एक ट्रांसफार्मर आपको मिलेगा जो ऑफ लोड टैप चेंजर लगा रहता है, यानी जहां डिस्कनेक्ट करके तब हम लोग उसके टैप को चेंज करते हैं। तो यहाँ ऑन लोड टैप चेंजर लगा रहता है और आपका ट्रांसफार्मर ऐसा डिजाइन है कि ये स्टैंडर्ड वोल्टेज 25 केवी के लिए डिजाइन है, लेकिन जरूरत पड़ने पर +10 वोल्ट तक का फ्लक्चुएशन यानी 27.5 केवी या -5% तक का फ्लक्चुएशन 23.75 केवी तक का भी ये झेल सके। इस तरह से हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। इज द पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ? रिप्लाई दीजिए। ओके, ठीक है। अब होता क्या है ना, ये डिजाइनिंग में, जैसे इस डिजाइनिंग में आपको दिखाया कि इस टर्मिनल को हम लोग टैप चेंजिंग के लिए करते हैं, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है। हम लोग चाहें तो इस टर्मिनल को भी वैरी करा सकते हैं। मींस सेकेंडरी साइड में कोई जरूरी नहीं कि नीचे वाला टर्मिनल को ही वैरी कराएं, ऊपर वाला टर्मिनल को फिक्स रखें। हम लोग चाहें तो नीचे वाले टर्मिनल को फिक्स कर दें। सेकेंडरी साइड का जो टर्मिनल है ना, ये आपकी जो वाइंडिंग है, हम लोग चाहें तो नीचे वाला टर्मिनल को फिक्स रखें और ऊपर वाला टर्मिनल को वैरी कराएं टैपिंग पे। या तो यहाँ जोड़े टैप नंबर 1 पे, या टैप नंबर 2 पे जोड़े, या टैप नंबर 3 पे जोड़े। मतलब क्या है, टर्न्स को हमें वैरी कराना है, टर्न्स को हमें बदल देना है। अब इससे फायदा क्या होगा? अगर ऊपर वाले को अगर हम लोग वैरी करा रहे हैं या किसी को भी वैरी करा रहे हैं तो फायदा क्या होगा? तो एक जो फिक्स वाला है ना, एक जो फिक्स वाला टर्मिनल है उसको हम लोग परमानेंटली अर्थ किए रहते हैं। ठीक है,
परमानेंटली अर्थ की रहता है। जो फिक्स वाला टर्मिनल है ये परमानेंटली अर्थ होगा, यानी जाहिर है ग्राउंड पे होगा, यानी जाहिर है 0 वोल्ट पे होगा। तो जाहिर है वोल्टेज का मतलब भी यही है कि एक टर्मिनल हमारा 0 वोल्ट पे रहता है और एक टर्मिनल अपने रेटेड वोल्टेज पे रहता है, यानी 25 केवी पे। तो ये टर्मिनल 25 केवी पे है, तो ये 0 वोल्ट पे है, रेटेड पे है, ठीक है। तो एक टर्मिनल ट्रांसफार्मर का हमेशा अर्थ रहता है, परमानेंटली अर्थ रहता है। ये तो ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी है, इसमें ट्रैक्शन का कुछ खास नहीं है, ये ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी है। तो इसमें इसलिए ये पॉइंट है, वन लेग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज सॉलिडली अर्थ, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो द फीडर सर्किट ब्रेकर्स आर इक्विप्ड विद ओवरलोड रिले एंड इंपीडेंस रिले। आगे स्विच गियर एंड प्रोडक्शन में आपको पढ़ाया जाएगा कि रिले का क्या काम रहता है। रिले हम लोग यूज करते हैं जो फॉल्ट को सेंस करके करंट सिग्नल प्रोवाइड करता है सर्किट ब्रेकर्स को, ठीक है। आगे चल के और डिटेल से आपको एसडीपी में बताया जाएगा। रिले एक ऐसा डिवाइस होता है जो फॉल्ट करंट को, यानी जो नॉर्मल रेटेड वैल्यू से ज्यादा करंट हो जाता है फॉल्ट के केस में, चाहे वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो चाहे ओवर करंट फॉल्ट हो, आपका करंट अपने रेटेड वैल्यू से जब ज्यादा बढ़ जाता है तो रिले उसको सेंस करके सिग्नल प्रोवाइड करता है आपके सर्किट ब्रेकर को और वहां से सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। तो आगे रिले का बहुत सारा टाइप हम लोग देखेंगे, उसी में से ओवरलोड रिले हम लोग देखेंगे। तो ओवरलोड रिले को यहाँ यूज किया जाता है और आगे चल के एडमिटेंस और इंपीडेंस रिले भी हम लोग देखेंगे, तो उसमें से इंपीडेंस रिले को यहाँ यूज किया जाता है। कहाँ? फीडर सर्किट ब्रेकर्स के साथ। तो हमेशा याद रखना है, फीडर सर्किट ब्रेकर्स जो होंगे, फीडर सर्किट ब्रेकर के साथ हमेशा हम लोग ओवरलोड रिले भी यूज करेंगे और इंपीडेंस रिले भी यूज करेंगे, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे क्या है, ट्रिपिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर्स शो फॉल्ट इंडिकेशन आफ्टर रेक्टिफिकेशन, दे कैन बी एनर्जाइज्ड बाय ऑन ऑफ आइसोलेटर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अब क्या होता है, सर्किट ब्रेकर फॉल्ट की कंडीशन में जब ट्रिप हो जाएगा तो रेक्टिफिकेशन, अब देखो यहाँ रेक्टिफिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला रेक्टिफिकेशन नहीं है, यहाँ जो रेक्टिफिकेशन है ना ये डीसी मशीन वाला रेक्टिफिकेशन नहीं है, ये रेक्टिफिकेशन है फॉल्ट को दूर करना, यानी चीजों को सही कर लेना। रेक्टिफिकेशन में डिक्शनरी मीनिंग यहाँ यूज हो रहा है, यानी जो फॉल्ट हुआ, जो एरर हुआ, उसको दूर कर लेने का प्रोसेस रेक्टिफिकेशन है। तो यहाँ सर्किट ब्रेकर अगर फॉल्ट इंडिकेशन दे रहा है तो हम लोग उसको ठीक कर लेंगे, उसके बाद फिर आइसोलेटर से ऑन और ऑफ करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और वोल्टेज फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसको स्क्वाट कनेक्शन में रखते हैं, ठीक है। स्क्वाट कनेक्शन डिटेल से आप लोगों को बता देंगे कि स्क्वाट कनेक्शन कैसे करते हैं और स्क्वाट कनेक्शन का फायदा आपको क्या मिलता है, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने में। जाहिर है लोड वैरी कर रहा है, लोड में काफी वेरिएशन आता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में। क्यों वेरिएशन आता है? क्योंकि अचानक से आपका ट्रैक्शन सिस्टम खाली है, अचानक से ये जो बड़ा सा लाइन है बहुत दूर के एरिया में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया में वो अचानक से खाली है और फिर 10 मिनट बाद कोई लोकोमोटिव वहां से गुजर गया, जाहिर है लोकोमोटिव ने लोड वहां से लिया तो वेरिएशन आया, इलेक्ट्रिकल लोड लिया तो वेरिएशन आया, ठीक है। फिर से खाली हो गया, फिर लोड में वेरिएशन आया, हो सकता है तुरंत बहुत से ज्यादा ट्रेन जा रही हो, तो ये सेक्शन में लोड का बहुत वेरिएशन होता है। और जहां भी लोड का वेरिएशन होगा तो आईआर ड्रॉप होने की वजह से लोड का वेरिएशन होगा। लोड अगर बढ़ता है तो जाहिर है करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो आपके सर्किट का आईआर ड्रॉप होगा और आईआर ड्रॉप होने की वजह से हमेशा वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आएगा। सर्किट में चूंकि एसी सर्किट है, आपका सप्लाई सर्किट 25 केवी एसी है, तो वहां लोड के वेरिएशन से पावर फैक्टर में भी कभी-कभी अंतर आता है और पावर फैक्टर में अंतर आएगा तो कभी-कभी कैपेसिटर के इफेक्ट से वोल्टेज बढ़ भी सकता है, फेरांटी इफेक्ट की तरह। तो कैपेसिटर के इफेक्ट से नो लोड के कंडीशन में वोल्टेज बढ़ भी सकता है। तो ये सारी चीजें आपके ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर होगा, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट्स था, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। अब टॉपिक ले लीजिए फीडिंग पोस्ट। अब टॉपिक ले लीजिए फीडिंग पोस्ट। तो जाहिर है पहले भी आपको बता चुके हैं कि पावर को फीड करेंगे ना, पावर को फीड करेंगे तो वहां फीड करने के लिए जो मैकेनिज्म हम लोग यूज करते हैं वो सारा फीडिंग पोस्ट के अंदर में आता है, ठीक है।
ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं फीडिंग पोस्ट में। तो पहले ही बता चुके हैं कि पावर को जहां फीड करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जहां फीड करेंगे, वो फीडिंग मैकेनिज्म जो होगा वो आपका पूरा का पूरा फीडर अरेंजमेंट में आ जाता है। और फीडर अरेंजमेंट में एक पार्ट है फीडिंग पोस्ट, यानी जहां से हम लोग पोल्स और पोस्ट को यूज करके इलेक्ट्रिकल पावर को एक्चुअली लोकोमोटिव के अंदर फीड करें। ठीक है, तो इसी के बारे में है द सर्किटरी कंसिस्ट ऑफ टू फीडर लाइंस। अभी जो फीडिंग पोस्ट है हम लोग देखते हैं कि दो फीडर लाइन हम लोग यूज करते हैं, पहले भी देख चुके हैं। और ये पूरा दो का सेट रहता है, तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं लेआउट डायग्राम में, सब स्टेशन के लेआउट डायग्राम में, कि सब दो का सेट है। ट्रांसफार्मर है तो दो है, लाइंस है तो डबल सर्किट लाइंस है। जाहिर है सबके साथ एक एक सर्किट ब्रेकर, एक एक आइसोलेटर सब जुड़ा हुआ है, तो जाहिर है सब दो दो होता चला आता है। तो कंसिस्ट ऑफ टू फीडर लाइंस, आइसोलेटर, ऑयल सर्किट ब्रेकर। आगे आपको स्विच गियर प्रोडक्शन में पढ़ाया जाएगा सर्किट ब्रेकर का टाइप। तो सर्किट ब्रेकर का बहुत सारा टाइप होता है, एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर। उसी का एक टाइप है ऑयल सर्किट ब्रेकर जो हम लोग यहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज होता है, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर भी यूज होता है। बहुत सारा इक्विपमेंट जो आपके मेन इक्विपमेंट्स के अलावा है, जो सर्किट ब्रेकर्स को रन कराने में, रिलेज को रन कराने में, अलग अलग ट्रिपिंग डिवाइस को रन कराने में जो एनर्जी चाहिए, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, आपका जो सब स्टेशन एरिया है वहां लाइट का अरेंजमेंट करने के लिए जो पावर चाहिए, उसके आसपास जो जनरल सप्लाई है, कम्युनिकेशन लाइन को जो देने के लिए पावर चाहिए, वो सब हम लोग मेन ट्रांसफार्मर से नहीं देते हैं, उसके लिए अलग से ट्रांसफार्मर देते हैं, क्योंकि ये सब ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स हैं, यानी मेन के अलावा इक्विपमेंट है। ऑक्सिलरी क्या होता है? तो आपका जो मेन वर्क है, जैसे सपोज दैट आपका काम, आपकी अगर पोस्टिंग हो जाए एज एन ऑफिसर किसी डिपार्टमेंट में, तो आपका मेन काम है आपके एज एन ऑफिसर जो आपकी ड्यूटीज हैं उनको परफॉर्म करना। लेकिन साथ साथ क्या है, साथ साथ आपके बैठने का जो जगह है वहाँ फैन चल रहा है, वहाँ लाइट चल रहा है, आपके टेबल पे स्टेपलर रखा हुआ है, आपके टेबल पे पेन रखा हुआ है, आपके टेबल पे बुक्स रखा हुआ है, ये सब ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स हैं। अगर टेबल पे पेपर वेट नहीं भी हो, स्टेपलर नहीं भी हो, तब भी आपकी ड्यूटी हो ही जाएगी। लेकिन हाँ, अगर ये चीजें हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। उस तरह क्या है, आपका सब स्टेशन है, सब स्टेशन में मेन आपको पावर सप्लाई देना है, आपको इलेक्ट्रिक ट्रांसफर सिस्टम को फीड करना है पावर। अगर वहां मान लो थोड़ी देर के लिए दिन का टाइम है, लाइटिंग का अरेंजमेंट नहीं भी हो तो भी आप काम कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर लाइटिंग का अरेंजमेंट होता है तो आपका काम बेहतर होगा, क्योंकि जैसे ही शाम होगा तो आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो मेन चीजों के अलावा जो चीजें होती हैं उनको हम लोग ऑक्सिलरी बोलते हैं। तो ऑक्सिलरी आइटम जो है, ऑक्सिलरी पावर सप्लाई, उसको हम लोग मेन ट्रांसफार्मर से वो पावर सप्लाई नहीं देते हैं, मेन ट्रांसमिशन सिस्टम से नहीं देते हैं, उसके लिए अलग से ट्रांसफार्मर रखते हैं जिसको हम लोग ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर को हम लोग यूज करते हैं, इंटरप्टर्स को हम लोग यूज करते हैं, आइसोलेटिंग स्विच को यूज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है लाइटनिंग अरेस्टर्स और बस बार्स को हम लोग यूज करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग देखते हैं कि कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि रेनी सीजन में बहुत लोगों के मरने की खबर आई थी लाइटनिंग स्ट्राइक के वजह से। ठीक है, तो लाइटनिंग स्ट्राइक डेंजरस तो है ही, हमेशा स्ट्राइक नहीं हो इसलिए लाइटनिंग अरेस्टर लोग अपने घर पे लगाते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम तो पूरा ओपन है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ट्रैक्शन सिस्टम तो पूरा का पूरा ओपन है, ओपन एनवायरनमेंट में है, बहुत दूर तक वायर्स हैं, केबल्स हैं, और सारा केबल कंडक्टिंग है, सारा केबल अर्थ से जुड़ा हुआ है, सारा टावर्स अर्थ से जुड़ा हुआ है। तो होता क्या है कि वहां पर लाइटनिंग स्ट्राइक का डर सबसे ज्यादा होता है। अगर आपके ट्रांसमिशन सिस्टम पे लाइटनिंग स्ट्राइक हो गया तो बहुत मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत मेजर प्रॉब्लम क्या हो सकता है, आपका सिस्टम डिजाइन है, सपोज दैट आपका सिस्टम जो है वो डिजाइन है, आपका जो कैटेनरी और कंडक्टर अरेंजमेंट है ये डिजाइन है 25 केवी के लिए, और अचानक से लाइटनिंग स्ट्राइक इस पे हो गया, तो लाइटनिंग स्ट्राइक का मतलब है बहुत शॉर्ट इंपल्स, बहुत हाई वोल्टेज का इंपल्स, यानी लैक्स ऑफ वोल्ट्स ऑफ अ सर्टेन सेकंड्स। इंपल्स जो आपको पढ़ाया जाता है, आपको नेटवर्क में बहुत सारा सिग्नल्स पढ़ाया जाता है, उस सिग्नल्स में से एक इंपल्स सिग्नल भी है, यानी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ये टाइम नेग्लिजिबल है। इस ग्राफ में अगर इसे ग्राफ को हम लोग प्लॉट करें तो ये आपके वोल्टेज का ग्राफ है और ये आपके टाइम का ग्राफ है। तो होता क्या है, इंपल्स का डेफिनेशन क्या होता है, टाइम t टेंड्स टू 0 एंड वोल्टेज v टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बहुत हाई
हाई वोल्टेज आ जाए। लाइटनिंग में ऐसा ही तो होता है, अचानक से लैक्स ऑफ वोल्ट्स का स्ट्राइक होता है, तो नतीजा होगा कि ये 25 केवी के लिए डिजाइन था और अचानक से लैक्स ऑफ वोल्ट आ गया, पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, सारे सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएंगे, सारा केबल्स जल जाएगा, सारा प्रोटेक्टिव डिवाइस जल जाएगा, सारा सब स्टेशन और उसके आसपास रहने वाले लोग अफेक्टेड हो जाएंगे। तो इसको बचाने के लिए हम लोग पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ट्रैक्शन सिस्टम में सब जगह एलए यूज करते हैं। यहाँ का जो एलए होता है, लाइटनिंग स्ट्राइक, वो वायर कहीं बना रहता है, इसके ऊपर एक वायर हमने ऐसे निकाल दिया और इस वायर को हमने अर्थिंग सिस्टम से जोड़ रखा है अलग अलग जगह पे। यानी लाइटनिंग स्ट्राइक होता भी है तो ऊपर ये कंडक्टर है, टॉप में जो अर्थ है, चार्ज सारा इसमें चला जाता है और इससे होते हुए अर्थ में चला जाता है, ये आपका प्रोटेक्टेड रह जाता है। तो लाइटनिंग अरेस्टर सिस्टम भी हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं। अब जो कल पिछले क्लास में आपको बताए थे, एक क्वेश्चन भी पूछे थे कि सर्किट ब्रेकर्स और आइसोलेटर्स के बीच में क्या अंतर होता है। देखो वही पॉइंट है, तो बताइए क्या अंतर होता है सर्किट ब्रेकर्स और आइसोलेटर के केस में। और यहाँ सर्किट ब्रेकर और इंटरप्टर के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा रहा है। सबसे पहले सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर के बीच का डिफरेंस बताइए। बताइए, कोई कोशिश कीजिए, सर्किट ब्रेकर्स और आइसोलेटर के बीच का डिफरेंस बताओ। हाँ बोलो, आवाज कट रहा है स्नेहा। आवाज कट रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ हाँ आवाज कट रहा है, इधर भी आवाज कट रहा है। सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर में अंतर क्या है कि सर्किट ब्रेकर भी एक तरह का आइसोलेटर है, लेकिन ऐसा आइसोलेटर जो खुद ब खुद सर्किट को आइसोलेट करे फॉल्ट होने पर, यानी फॉल्टी कंडीशन में खुद ब खुद अनहेल्दी सेक्शन को हेल्दी सेक्शन से डिस्कनेक्ट कर दे, वो आपका सर्किट ब्रेकर है। और आइसोलेटर क्या है? आइसोलेटर जब चाहे हम लोग उससे सर्किट को, किसी भी पार्ट को, सर्किट के पार्ट को, किसी भी सेक्शन को आइसोलेट कर सके। हाँ बोलो बेटा। क्या? हाँ क्या? ठीक है, अब क्या है यहाँ सर्किट ब्रेकर और इंटरप्टर के बीच का डिफरेंस जान लीजिए। इंटरप्टर और सर्किट ब्रेकर के बीच का डिफरेंस, ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द सर्किट ब्रेकर एंड इंटरप्टर, ठीक है, इसके बारे में दिया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन सर्किट ब्रेकर एंड इंटरप्टर इज दैट सर्किट ब्रेकर ऑपरेट, अब जाहिर है सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा तो क्या करेगा? जैसे स्विच ऑपरेट करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? सर्किट को कनेक्ट कर दिया उसने। स्विच अगर ऑपरेट करे तो स्विच का नॉर्मल वर्क क्या है? स्विच अगर ऑपरेट करे तो हम लोग क्या बोलेंगे? व्हाट इज द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ स्विच? ठीक है, तो यहां इंटरप्टर और सर्किट ब्रेकर के बीच में अंतर पूछा जा रहा है। तो क्या अंतर हो सकता है इंटरप्टर और सर्किट ब्रेकर के बीच में? तो देखो आपको जो पॉइंट दिया हुआ है ना, क्या है? डिफरेंस बिटवीन द सर्किट ब्रेकर एंड इंटरप्टर। आवाज आ रही है क्लियर? आवाज आ रही है क्लियर? ओके, ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द सर्किट ब्रेकर एंड इंटरप्टर इज दैट द सर्किट ब्रेकर ऑपरेट ट्रिप। ठीक है, तो पहले बता चुके हैं कि ऑपरेट करना, तो स्विच को अगर हम लोग बोले कि ऑपरेट कर रहा है, इसका मतलब वो कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, स्विच का नॉर्मल वर्क क्या है? कनेक्ट करना। लेकिन वहीं सीबी को अगर हम लोग बोले कि वो ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, सर्किट ब्रेकर को अगर हम लोग बोले कि वो ऑपरेट कर रहा है, तो सर्किट ब्रेकर का नॉर्मल काम है डिस्कनेक्ट करना, यानी ट्रिप करना। तो सर्किट ब्रेकर यानी स्विच जब ऑपरेट करेगा तो कनेक्ट करेगा, सर्किट ब्रेकर जब ऑपरेट करेगा तो डिस्कनेक्ट करेगा, यानी ट्रिप करेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है। तो सर्किट ब्रेकर का क्या काम है? ट्रिप करना। कब ट्रिप करना? तो इन केस ऑफ फॉल्ट डेवलपमेंट, जब फॉल्ट डेवलपमेंट हो तब ट्रिप करेगा। और थोड़ी देर पहले आपको रिले का काम बताए थे सर्किट ब्रेकर से जोड़ के, बताइए क्या काम है रिले का? थोड़ी देर पहले ही बताए हैं, आज के क्लास में ही बताए हैं। रिले का काम बताए हैं सर्किट ब्रेकर से कनेक्शन बता के। क्या काम होता है रिले का? जब ओवरलोड रिले और इंपीडेंस रिले, एडमिटेंस रिले के बारे में बता रहे थे, तो बताए थे कि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में आपको रिले पढ़ाया जाएगा। और रिले का क्या काम होता है? ठीक है,
तो पहले ही बता चुके हैं कि रिले का क्या काम होता है। फॉल्ट के केस में रिले फॉल्ट को सेंस करके, यानी रिले कैसे सेंस करेगा, तो रिले करंट ऑपरेटिंग डिवाइस रहता है। हम लोग आगे चल के आपको बताएंगे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में कि फॉल्ट होता तो बहुत टाइप का है, लेकिन सबके तह में अगर हम लोग जाएं, सबके रीजन को अगर हम लोग देखें, सबके जड़ में जाएं, तो हर फॉल्ट में करंट अपने रेटेड वैल्यू से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हर एक फॉल्ट के अंदर यही होगा। फॉल्ट की वैरायटी बहुत ज्यादा है, फॉल्ट का टाइप बहुत ज्यादा है। आगे आप लोग चल के देखिएगा एलजी फॉल्ट, डबल एलजी फॉल्ट, बहुत तरह का फॉल्ट आप लोग देखिएगा आगे चल के। एलजी फॉल्ट होता है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ट्रिपल एलजी फॉल्ट, बहुत तरह का फॉल्ट होगा। लेकिन सबके जड़ में हम लोग जाएंगे ना, ओवरलोड लोड की वजह से फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट की वजह से फॉल्ट, सबके जड़ में हम लोग जाएंगे ना, तो सब में यही होता है कि करंट अपने रेटेड वैल्यू से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपका रिले करंट ऑपरेटिंग डिवाइस है। करंट की वैल्यू जब रेटेड वैल्यू से ज्यादा होगी तो रिले क्या करेगा, रिले सिग्नल देगा सर्किट ब्रेकर को कि फॉल्ट है, और फॉल्ट होने पर वो सर्किट ब्रेकर उस सिस्टम को, उस अनहेल्दी सिस्टम को, उस फॉल्टी सेक्शन को आपके मेन सेक्शन से, हेल्दी सेक्शन से आइसोलेट कर देगा। तो वही चीज यहाँ बताया गया है कि सर्किट ब्रेकर तब ऑपरेट करता है, यानी ट्रिप करता है, जब फॉल्ट डेवलपमेंट हो। और फॉल्ट डेवलपमेंट का उसको कैसे पता चले, तो रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम द रिले, यानी रिले से जब सिग्नल मिलता है ना, फॉल्ट होने पर रिले से जब सिग्नल मिलता है सर्किट ब्रेकर को, तो वो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करता है। और सर्किट ब्रेकर का ऑपरेट करना मतलब सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देना, सर्किट को ट्रिप कर देना। ठीक है, अब आपको इंटरप्टर के बारे में बताया जा रहा है। अब आपको इंटरप्टर के बारे में बताया जा रहा है। तो अब इंटरप्टर, तो बट इंटरप्टर्स आर यूज्ड हियर आर meant for connecting different section of OHE to feeding post and are supposed to closed or open for normal load conditions। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। are supposed to close or open for normal load conditions only। उसके आगे देख लीजिए, तो उसके आगे क्या है, it is not equipped with any protective relay to trip automatically even in the event of fault as in the circuit breaker case। ठीक है, यानी इंटरप्टर वो है जिससे नॉर्मल लोड कंडीशन में किसी सेक्शन को, किसी पार्ट को, किसी सर्किट को बाकी सेक्शन, बाकी पार्ट, बाकी सर्किट से हम कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकें। ठीक है, इसमें ऐसा कोई प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं लगा रहता है कि फॉल्ट होने पर वो सर्किट ब्रेकर की तरह ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाए। तो कहीं ना कहीं इंटरप्टर को हम लोग क्या कह सकते हैं, इंटरप्टर ही दूसरा नाम है किसका, इंटरप्टर ही दूसरा नाम है किसका। तो इंटरप्टर्स और आइसोलेटर्स एक ही हैं, हमेशा ध्यान में रखिएगा, इंटरप्टर्स और आइसोलेटर्स एक ही हैं। ठीक है, अब आ जाइए, तो इंटरप्टर्स आर जनरली रिमोट ऑपरेटेड with an option of hand operation also। ठीक है, तो इंटरप्टर्स जो होते हैं ना, आइसोलेटर्स जो होते हैं ना, वो आपका नॉर्मली क्या होता है, तो रिमोट ऑपरेटेड होता है, लेकिन हाँ हैंड ऑपरेशन का भी उसमें ऑप्शन रहता है। यानी एक जगह से बैठ के सेंट्रलाइज कंट्रोल तो कर सकते हैं, साथ ही साथ हैंड ऑपरेशन यानी मैनुअल कंट्रोल भी हम लोग कर सकते हैं, यानी रिमोट कंट्रोल और मैनुअल कंट्रोल दोनों ऑपरेशन हम लोग इससे करा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, अब आपका डायग्राम पे हम लोग आ जाते हैं। तो ये आपका सर्किट अरेंजमेंट डायग्राम है फीडिंग पोस्ट का। अब देखिए फीडिंग पोस्ट में क्या है, तो हमने सब स्टेशन में देख लिया कि कैसे सब स्टेशन में 132 kV या 200 kV का डबल सर्किट लाइन आ रहा है। कैसे हमने 132 kV के दो बस बार को हमने लिया था, एक आपका मेन बस बार था, एक ट्रांसफर बस बार था। कैसे उससे हमने बहुत सारे कनेक्टर्स को हमने कनेक्ट करके, यानी बहुत सारे कनेक्टिंग पाथ को हमने रखा था। हमने दोनों साइड आइसोलेटर देखे, जैसे यहाँ भी दोनों साइड आइसोलेटर है, वहां भी दोनों साइड आइसोलेटर था। इससे मल्टीपल ऑप्शंस हमने लेके रखा था कि जब चाहे एक सेक्शन को मेंटेनेंस पे डालें तो दूसरे से कनेक्शन बना सके, एक सेक्शन पे फॉल्ट हो गया तो दूसरे से कनेक्शन दे सके। इसीलिए एक लाइन एक्स्ट्रा हम लोग लेके चलते थे, डबल सर्किट लाइन लेके चलते थे, और सब चीज डबल था, ट्रांसफार्मर भी डबल था, उसके साथ लगा सर्किट ब्रेकर भी डबल था। नतीजा होता था कि एक को ऑपरेशन में रखते थे तो एक स्टैंड बाई पे रहता था। जैसे गाड़ी में स्टेपनी होता है, एक चक्का चल रहा है और एक चक्का स्टेपनी में है। जब मान लो किसी कारण से वो चक्का पंक्चर हो गया, खराब हो गया, तो स्टेपनी को उसके जगह लगा के हम लोग काम चलाते हैं। उस तरह स्टैंड बाई मोड में एक सिस्टम रहता था।
अब वहां से जब सिस्टम आ गया ना 25 केवी फीडर में आ गया, तब यहाँ से शुरू हुआ आपका फीडिंग पोस्ट का काम, फीडिंग अरेंजमेंट का काम। तो यहाँ से क्या है, दो इनकमिंग लाइंस है, और कौन सा लाइन है, तो जाहिर है ये फीडर्स है, क्योंकि ये पावर को फीड करने के लिए जा रहा है। और कहाँ फीड करने जा रहा है, तो ट्रैक्शन सिस्टम में फीड करने के लिए जा रहा है, और ट्रैक्शन सिस्टम के थ्रू लोकोमोटिव्स को फीड करने जा रहा है। तो ये फीडिंग पोस्ट है, तो दो 25 केवी वाला इनकमिंग लाइंस आ गया, ठीक है, दो 25 केवी वाला इनकमिंग लाइंस आ गया। अब इनकमिंग लाइंस में क्या है, तो जाहिर है पहले आइसोलेटर्स लगा हुआ है, चाहे तो इसको आइसोलेटर से ओपन कर दें, यानी इसको डिस्कनेक्ट कर दें, इसको क्लोज करके इससे काम चलाएं, या चाहे तो इसको ओपन कर दें, इसको क्लोज करके इससे काम चलाएं, ठीक है। अब आइसोलेटर्स है, तो आइसोलेटर्स नॉर्मल कंडीशन में क्लोज और ओपन करने के लिए है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई भी प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं लगा हुआ है जो फॉल्ट को सेंस करके फॉल्टी कंडीशन में ओपन कर दे सर्किट को या ट्रिप कर दे, ऐसा कोई भी अरेंजमेंट उसमें नहीं रहता है इंटरप्टर्स और आइसोलेटर्स में। तो जाहिर है हमें प्रोटेक्टिव एक्शन भी लेके चलना होगा कि किसी केस में अगर फॉल्ट होता है तो खुद ब खुद ये सिस्टम हेल्दी सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है, फॉल्टी सेक्शंस नॉर्मल सेक्शन से डिस्कनेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हमने सर्किट ब्रेकर्स यहाँ पे लगा दिया है, उसके लिए यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद आपका बस बार्स आ गया। बस बार्स में क्या है, जो पहले आपको बताए थे, एक साइड में ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो ऑक्सिलरी आइटम्स हैं, जैसे आपको लाइट सप्लाई चाहिए, जहां लोग बैठ रहे हैं ना सब स्टेशन के पास, वहां फैन चाहिए, छोटे मोटे डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए जो पावर चाहिए, उसको हम लोग मेन ट्रांसफार्मर से नहीं देते हैं पावर, उसके लिए सेपरेट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर हम लोग रखते हैं। तो यहाँ ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर भी कनेक्टेड है। उसके बाद सप्लाई आपका मल्टीपल सेक्शन में इधर चला गया, ठीक है, सप्लाई आपका इस तरह से मल्टीपल सेक्शन में आ गया, अलग अलग सेक्शन में। अब ये क्या है, देखो, तो ये रेलवे लाइन है आपका, ये तो वायर है, लेकिन ये वायर रेलवे लाइन के ऊपर है। मींस अगर टॉप व्यू हम लोग देख रहे हैं ना, तो ये ऊपर आपको ये एक लाइन दिख रहा है। जैसे रेलवे में आपने देखा होगा कि पैरेलल में दो रेल्स रहते हैं, दो रेलवे ट्रैक्स रहते हैं, और हम लोग बोलते हैं एक अप लाइन है, एक डाउन लाइन है। ट्रेन के नंबरिंग में भी आपने देखा होगा कि इतना नंबर अप, इतना नंबर डाउन। तो एक लाइन को हम लोग अप लाइन बोलते हैं, एक लाइन को हम लोग डाउन लाइन बोलते हैं। जो भी ट्रेनें अपने मुख्यालय की ओर आ रही हैं, वो लाइन अप लाइन होता है, और जो भी ट्रेनें अपने मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर से दूर जा रही हैं, वो डाउन लाइन होता है, ठीक है। तो रेलवे में एक स्पेशल सिस्टम हम लोग अप लाइन और डाउन लाइन के लिए बनाते हैं। यानी ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू में आपको ओएचई दिख रहा है, ओएचई दिख रहा है अपने कैटेनरी के साथ, यानी इसके नीचे कहीं रेलवे ट्रैक होगा, रेल्स होगा, यानी इसके नीचे इस तरह से रेलवे ट्रैक होगा, इसके नीचे इस तरह से रेलवे ट्रैक होगा, ठीक है। ये पटरियों के स्लीपर्स होंगे, इस तरह पटरियों के स्लीपर्स लगे हुए होंगे। यानी आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकल, चूंकि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन डायग्राम हम लोग दिखा रहे हैं ना, इसलिए पटरियों को अलग से दिखाया नहीं गया है, लेकिन आपको एज्यूम कर लेना है कि इस तरह इसके नीचे पटरियां होंगी, ये अप लाइन और इसी तरह डाउन लाइन। तो हमेशा आपने देखा होगा कि दो लाइंस का सेट रहता है, दो लाइंस का सेट रहता है, एक को हम लोग अप लाइन बोलते हैं, एक को हम लोग डाउन लाइन बोलते हैं। ये दोनों बना हुआ है। चूंकि ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन डायग्राम है, इसलिए पटरियों को नहीं दिखाया गया है, सिर्फ आपको ओएचई दिखाया गया है। ओएचई यानी कंडक्टर वायर और कैटेनरी, साथ साथ उसके ड्रॉपर्स का सेट, ठीक है, उसके सेपरेटर्स का सेट। तो इस तरह से है। तो इस तरह से ये सेट है। तो वहां से जो आया, अब इसको अलग अलग सेक्शंस में हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, और पहले भी आपको बता चुके थे कि अलग अलग सेक्शन में सप्लाई देते हैं तो लोड को बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं, यानी एडजेसेंट सब स्टेशंस में अलग अलग फेजेस को हम लोग देते हैं। तो यहाँ देखो अलग अलग जो सेक्शन है ना, अलग अलग सेक्शन है, तो बीच में देखो इंसुलेटेड ओवरलैप है। देखो तो यहाँ क्या है, कुछ दूरी पर इंसुलेटेड ओवरलैप है। ये सिस्टम के सप्लाई को और ये सिस्टम के सप्लाई को अलग रखना है, ठीक है। तो इस तरह दोनों जगह इंसुलेटेड ओवरलैप प्रोवाइड किया गया है। इंसुलेटेड ओवरलैप, और फर्दर एलए के ऑपरेशन के लिए, लाइटनिंग अरेस्टर के ऑपरेशन के लिए इन केबल्स को यूज किया गया है, और इन केबल्स को फर्दर जाके अर्थ कर दिया गया है, सो दैट कि यही लाइटनिंग अरेस्टर का भी काम करे, ठीक है। तो इसके ऊपर से एक केबल गुजार के
हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर से जोड़ देते हैं, यानी उसको अर्थ कर देते हैं कि कभी लाइटनिंग स्ट्राइक हो तो उसी के ऊपर गिरे। ठीक है, अब आ जाइए इसके डिस्क्रिप्शन में। तो ये फीडिंग पोस्ट था, अब इसके डिटेल में यानी इसके डिस्क्रिप्शन में हम लोग आ जाते हैं। आवाज नहीं आ रही, लिख के भेजो, लिख के। सर ये जो आप बताया है ना इसमें, हाँ लिख के भेजो ना, लिख के भेजो, चैट बॉक्स में लिख दो। हाँ आगे लिखा हो तुम्हारा सर इंसुलेटेड ओवरलैप, एक मिनट रुक जाओ। सर इंसुलेटेड ओवरलैप का क्या नीड, जब किसी एक साइड के पार्ट को ही ऑपरेट करना है, जब किसी एक साइड का पार्ट को ही ऑपरेट करना है। मींस तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं। इंसुलेटेड ओवरलैप का क्या काम है जब एक साइड को ही ऑपरेट करना है, मतलब आवाज नहीं आ रही है क्लियर। हाँ बोलो बोलो। को सिर्फ स्टैंड बाय, हाँ कि हम लोग एक साइड से, ओ अच्छा अच्छा, इसको स्टैंड बाय नहीं करते हैं ना इसको। हाँ समझ गए तुम्हारा क्वेश्चन, समझ गए क्वेश्चन, समझ गए तुम्हारा। देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है ना, इसको स्टैंड बाय नहीं करते हैं। देखो अंतर समझो, स्टैंड बाय क्या है, इसका अंतर समझो। ये तो क्या ट्रैक्शन सब स्टेशन का है, वो कहाँ चला गया ये। देखो इसका अंतर समझो, ये स्टैंड बाई वाला नहीं है ना, ये स्टैंड बाई वाला नहीं है, ये सप्लाई अलग अलग सेक्शन में जा रहा है। स्टैंड बाई कहाँ होता था, वहां स्टैंड बाई होता था। जो आपका ट्रैक्शन सब स्टेशन था, जो 132 केवी लाइन आती थी ना, वो डबल सर्किट में लेते थे हम लोग। और वो डबल सर्किट में लेने के बाद ये दो अलग अलग फीडर है, समझो अंतर को। ये दो अलग अलग फीडर है जो दो अलग अलग सेक्शन को दे रहा है पावर। इस फीडर का क्या काम होता है, एनर्जी को फीड करना। ये देखो दो अलग अलग फीडर है जो अलग अलग सेक्शन को एनर्जी दे रहा है, ये दोनों काम कर रहा है। यहां स्टैंड बाई वाला नहीं है, ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। स्टैंड बाई कहां था, 132 केवी लाइन डबल सर्किट हम लोग लेते थे। जो ट्रैक्शन सब स्टेशन का अरेंजमेंट बनाए थे ना, ट्रैक्शन सब स्टेशन का अरेंजमेंट बनाए थे, यहां जो था ना 132 केवी लाइन जो था, ये डबल सर्किट था। एक काम में रहता था तो एक स्टैंड बाई में रहता था। यहां से गुजारने के बाद मल्टीपल ऑप्शन हमने ले लिया है। यहां से गुजारने के बाद मल्टीपल ऑप्शन है। मल्टीपल ऑप्शन क्या है, तो यहां मतलब समझो, ट्रैक्शन सब स्टेशन वाला एक फिगर है। ट्रैक्शन सब स्टेशन है, मान लो इससे सप्लाई ले रहे हैं, ये जो 132 केवी लाइन ऊपर से आ रहा है, ये जो 132 केवी लाइन ऊपर से आ रहा है, मान लो इससे सप्लाई ले रहे हैं, और इस वक्त ये स्टैंड बाई में है, यानी ये काम नहीं कर रहा है, इसको आइसोलेटर से हमने ओपन कर दिया है, तो भी इससे सबको कनेक्ट करके दे सकते हैं सप्लाई। इसको भी कनेक्ट करेंगे, इसको भी कनेक्ट करेंगे, कर सकते हैं इससे, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस है हमारे पास कनेक्शंस का। अब इससे सप्लाई देते और इसको ऑफ करते तो भी सबसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन है सप्लाई का। तो यहां ये स्टैंड बाई वाला मोड है, 132 केवी लाइन जो हम लोग लेते हैं वहां से, यहां से आपका फीडर से जो अलग अलग सेक्शन को फीड कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहां से फीडिंग पोस्ट को जा रहा है। देखो यहां से जो क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। यहां लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को कि और जूम कर दें, यहां लिखा हुआ है देखिए, टू फीडिंग पोस्ट ऑन टावर्स। तो ये दो फीडर अलग अलग जा रहा है, एनर्जाइज हो गए, ये दोनों एनर्जाइज है, क्योंकि इसका काम अब दोनों सेक्शन को एनर्जाइज करना है, जिससे जिससे ये कनेक्ट होगा। तो यहाँ के बाद से ये जो जा रहा है 25 केवी फीडर, 25 केवी फीडर, ये देखो कहाँ जा रहा है, तब आ जाएंगे हम लोग उस इमेज में। अब देखो ये 25 केवी फीडर ऊपर से आ रहा है, ये 25 केवी इनकमिंग टू फीडर्स है, ये 25 केवी इनकमिंग टू फीडर है, ये दोनों फीडर आ रहा है। अब ये दोनों फीडर एनर्जाइज है, यहाँ स्टैंड बाई वाला मैकेनिज्म नहीं है। स्टैंड बाई वाला मैकेनिज्म कहाँ है, ट्रैक्शन सब स्टेशन में 132 केवी वाला लाइन में स्टैंड बाई मैकेनिज्म है।
ये तो सब फीडर है, सबको एनर्जाइज करेंगे, जितना इलेक्ट्रिकल सेक्शन है ना हमारे पास सबको एनर्जाइज करेंगे। और तब सबको एनर्जाइज करने के बाद अब देखो कनेक्शन कहां कहां दे रहे हैं। सबको एनर्जाइज करने के बाद अब देखो कनेक्शंस कहां कहां दे रहे हैं। तो ये लाइन है, बताए हैं आप लोगों को पहले भी कि एक जगह से सप्लाई नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लो पहले भी एग्जांपल लेके आपको बताए थे, पहले एग्जांपल लेके क्या बताए थे कि पटना से दिल्ली के बीच का जो लाइन है, पटना से दिल्ली के बीच का लाइन है वो बहुत लंबा लाइन है। फीडिंग यहाँ पर आपका टावर होगा, फिर अगेन ऐसे, फिर यहाँ टावर होगा, फिर अगेन ऐसे। तो ऐसा थोड़ी ही होगा कि एक जगह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई दें पूरे सिस्टम को पटना से दिल्ली तक। नतीजा होगा कि रास्ते में ही लाइन लॉसेस इतना है कि इधर जाके आपको इफेक्टिव वोल्टेज मिलेगा ही नहीं, इफेक्टिव पावर मिलेगा ही नहीं। तो करते क्या है, हर सेक्शन को कुछ कुछ दूरी पर हम लोग एनर्जी सप्लाई देते हैं सब स्टेशन से। इसीलिए हर 50 से 90 किलोमीटर के बीच में एक सब स्टेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। अब क्या है कि आपका जो मेन सप्लाई सिस्टम है 3 फेज का, उसका लोड अनबैलेंस ना हो, तो हर एक एडजेसेंट सब स्टेशन को हम लोग क्या करते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में R by B यानी तीनों फेज से हम लोग कनेक्शन देते चले जाते हैं। तो ये कनेक्शन R से अगर दिए, ये कनेक्शन अगर Y से दिए, ये कनेक्शन अगर B से दिए, तो इस तरह करके देते चले जाते हैं। अब जाहिर है बीच के सेक्शन को इंसुलेट करना पड़ेगा क्योंकि R और Y आपस में कनेक्ट ना हो जाए, इसीलिए न्यूट्रल सेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यही चीज यहाँ किया हुआ है, यही चीज यहाँ किया हुआ है। ये फीडर भी एनर्जाइज है, इस सेक्शन को एनर्जाइज कर रहा है, ये फीडर भी एनर्जाइज है, इस सेक्शन को एनर्जाइज कर रहा है, और इस तरह हम लोग चल रहे हैं। बीच में क्या है, हम लोग इंसुलेटेड ओवरलैप्स प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट कि इंसुलेशन हम लोग मेंटेन कर सकें। क्लियर? ठीक है। अब फीडिंग पोस्ट के हम लोग डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। फीडिंग पोस्ट का आपको डायग्राम दिख गया, सर्किट डायग्राम दिख गया। अब उस सर्किट डायग्राम के डिस्क्रिप्शन में हम लोग आ जाते हैं। दिख रहा है लिखा हुआ पढ़ने में बन रहा है कि और बड़ा कर दे उसको? लिखा हुआ पढ़ने लगा, ठीक है। तो इसमें है क्या, फीडिंग पोस्ट आर लोकेटेड नियर टू द सब स्टेशन नॉट मोर देन 2 किलोमीटर ऑफ द सब स्टेशन। अब ध्यान रखना है कि जो आपका सब स्टेशन है ना, उससे फीडिंग पोस्ट, तो जाहिर है सब स्टेशन से बहुत दूर तक तो फीडिंग पोस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि सब स्टेशन से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हेल्प से आपके OHE से होते हुए इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव तक फीड होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब स्टेशन से फीडिंग पोस्ट के थ्रू OHE से होते हुए आपके इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव के पैंटोग्राफ से होते हुए आपके इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव तक जा रहा है। और पैंटोग्राफ ही नहीं, आगे चल के देखेंगे पैंटोग्राफ की तरह का और भी डिवाइस हम लोग यूज करते हैं। बो कलेक्टर भी यूज करते हैं, ट्रॉली कलेक्टर भी यूज करते हैं, या पैंटोग्राफ भी यूज करते हैं, सब बताएंगे। लेकिन सबका काम वही है, पावर को कलेक्ट करना OHE से और लोकोमोटिव तक पहुंचाना। ठीक है, तो हम लोग जानबूझ के फीडिंग पोस्ट को इतना ही रखते हैं कि सब स्टेशन से 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं हो, यानी हर एक पोल अपने नियरेस्ट सब स्टेशन से कम 2 किलोमीटर की सीमा में ही हो। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग फीड करते हैं फीडिंग पोस्ट से, पहले भी बता चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फीड करते हैं हम लोग फीडिंग पोस्ट से। ठीक है, अब क्या है, 25 केवी सर्किट ब्रेकर्स आर कंट्रोल्ड, 25 केवी सर्किट ब्रेकर्स आर कंट्रोल्ड फ्रॉम रिमोट कंट्रोल सेंटर ऑफ रेलवे। अब 25 केवी सर्किट ब्रेकर्स भी है ना, उनको भी कंट्रोल किया जाता है रिमोट कंट्रोल सेंटर यानी RCC से कंट्रोल किया जाता है 25 केवी सर्किट ब्रेकर्स को भी। उसके बाद क्या है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स इंटरलॉक double pole isolating circuits isolating switches are provided for complete isolation and safety of the workmen of maintenance group। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड, अब फिगर में देख लो, सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड इस तरह से हम लोग आइसोलेटर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि जब चाहे, जिस भी चाहे सर्किट ब्रेकर को, अगर मान लो सर्किट ब्रेकर को ही रिपेयर करना है तो यहाँ से भी आइसोलेट कर दिए, यहाँ से भी आइसोलेट कर दिए, और सर्किट ब्रेकर को भी रिपेयर में डाल दिए। ठीक है, तो जाहिर है डिस्कनेक्ट करके हम लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस करेंगे तो वर्कमैन के लिए भी सेफ्टी होगा और प्लस हमारे लिए मेंटेनेंस करना हमेशा आसान होगा। इसी बात को उसमें बताया गया ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ क्या है, बोथ साइड्स ऑफ सर्किट ब्रेकर इंटरलॉक डबल पोल आइसोलेटिंग स्विच हम लोग वहाँ यूज करते हैं, और उस आइसोलेटर्स को यूज करके हम लोग आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। किसको? सेफ्टी ऑफ द वर्कमैन।
कब? जब मेंटेनेंस हो रहा होगा, मेंटेनेंस ग्रुप के जो वर्कमैन होंगे उनको हम लोग सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे डिस्कनेक्ट करके आपके मेन सेक्शन से। जाहिर है कभी भी मेंटेनेंस होगा तो डिस्कनेक्ट करके ही मेंटेनेंस होगा, तो डिस्कनेक्ट करने के लिए आपका आइसोलेटर्स यूज होता है। ठीक है, उसका क्या है, लास्ट फिगर के बारे में बताया गया सब स्टेशन का कि 25 केवी डबल फीडर लाइन यहाँ पर यूज किया जा रहा है, कनेक्टेड 25 केवी डबल फीडर लाइन आर कमिंग आउट अप टू दिस फीडिंग पोस्ट। ठीक है, तो 25 केवी डबल फीडर लाइन फीडिंग पोस्ट तक जा रहा है, 25 केवी डबल फीडर लाइन फीडिंग पोस्ट तक आ रहा है। उसका क्या है, ईच फीडर हैज टू कंडक्टर्स, वन इंसुलेटेड फॉर 25 केवी for connection to the bus bar and other is 3 kV for connection to the track for return current। ठीक है, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ रिटर्न करंट के लिए एक बार आपकी एक बैचमेंट का क्वेश्चन आया था कि कैसे सर्किट कंप्लीट होता है, तो बताए थे कैसे सर्किट कंप्लीट होता है, पावर लोकोमोटिव तक आ तो रहा है वही चीज है, लेकिन जाहिर है हम लोग शुरुआत से ही पढ़ते हैं, आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल में और नेटवर्क में पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रिकल वर्क तभी होगा जब सर्किट क्लोज रहे, यानी करंट जब फ्लो हो, यानी और सर्किट क्या है, सर्किट इज ए क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ थ्रू व्हिच एन इलेक्ट्रिक करंट आइदर फ्लोज और इज इंटेंडेड टू फ्लो। यानी जाहिर है इलेक्ट्रिकल वर्क आपको कराना है तो सर्किट क्लोज रहेगा, सर्किट क्लोज रहेगा तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो करंट की ही किसी न किसी प्रॉपर्टी से इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। थोड़ा सा बेसिक्स में हम लोग आ जाते हैं। बेसिक्स में आपको पहले बताए हैं कि किसी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, शुरुआत के क्लासेस में आपको बता चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर जगह है, हर लॉ के पीछे, और वर्क एनर्जी थ्योरम का लगभग हर जगह यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, यानी किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी देके वर्क करते हैं, और वर्क करने के बाद जब छोड़ते हैं तो हमारा किया हुआ वर्क अगेन एनर्जी के फॉर्म में डेवलप होता है। ये एग्जांपल आपको कई बार दे चुके हैं। ठीक है, ये एग्जांपल आपको कई बार दे चुके हैं कि सपोज दैट एक ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पे हमने मान लिया कि जीरो पोटेंशियल लेवल है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर जीरो है। ग्राउंड लेवल पर हम लोग मान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब h हाइट पर हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, h हाइट पर हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया और एक ब्लॉक यहाँ रख दिया ग्राउंड लेवल पर m मास का। जब तक ये ग्राउंड लेवल पे है तो हमने एज्यूम कर लिया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जीरो है। अच्छा, ये सारा सिस्टम कहाँ है, तो ये सारा सिस्टम कहाँ पे है, तो ये सारा सिस्टम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। ये पूरा सिस्टम अंडर स्टडी जो है ना हमारा, ये पूरा सिस्टम अंडर स्टडी कहाँ है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, तो इस ब्लॉक को सपोज दैट हम आए और अपने मसल से एनर्जी लगा के इसको उठा के यहाँ रख दिए, यानी मैंने अपनी एनर्जी दी, मैंने अपनी मस्कुलर एनर्जी दी यहाँ पे और मैंने वर्क किया। वर्क क्या किया मैंने, इस ब्लॉक को उठा के यहाँ से यहाँ तक रख दिया। इस ब्लॉक को उठा के यहाँ से यहाँ तक रखने का मतलब क्या है, इस ब्लॉक को उठा के यहाँ से यहाँ तक रखने का मतलब क्या है, अब इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर हो गया। अब इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर हो गया। क्लियर, यानी कहीं ना कहीं मैंने अपने मसल्स की एनर्जी दी, मैंने वर्क कराया, और वर्क करा के जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन को बदल दिया और वर्क करके मैंने छोड़ दिया तो मेरा किया हुआ वर्क वापस एनर्जी में सेव हो गया, एंड दैट एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट, दैट इज mgh। इज दैट क्लियर? फिर से समझो इसको। पहले कॉन्फ़िगरेशन ये था जहां ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी पे था, जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे हम आए, अपने मसल से एनर्जी लगाए, एनर्जी लगा के वर्क किए, वर्क करके जब छोड़े तो मेरा किया हुआ वर्क अगेन एनर्जी में चला गया। यानी देखो वर्क एनर्जी कैसे इंटर कन्वर्टेबल है, इसी कारण से दोनों का यूनिट हम लोग जूल लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों इंटर कन्वर्टेबल है। एनर्जी लगाए, एनर्जी लगा के वर्क किए, वर्क लगा के छोड़े तो मेरी की हुई एनर्जी, मेरा किया हुआ वर्क फिर से एनर्जी में स्टोर हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी, मैंने अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट किया, उस मस्कुलर एनर्जी को मैंने यहाँ दिया, मैंने एनर्जी देके वर्क किया और मैंने वर्क करके छोड़ा तो मेरा किया हुआ वर्क वापस एनर्जी में स्टोर हो गया। तो इस तरह वर्क और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल रहता है। ठीक है, वर्क और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल रहता है। तो वहां हम लोग आ जाते हैं, वहां OHE के केस में क्या है, OHE के केस में अगर आपको इलेक्ट्रिकल वर्क कराना है तो जाहिर है करंट को फ्लो कराना है। करंट तो यहाँ हमने देखा जिस तरह से कि यहाँ
हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के में अब वर्क हो सकता है। अगर ये ब्लॉक को अब छोड़ दें यहाँ से हम, अगर इस प्लेटफॉर्म को अचानक से हम हटा दें तो ये ब्लॉक कहाँ मूव करेगा, यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। और कारण क्या है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस mgh माइनस 0 इज इक्वल टू mgh, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक मूव करा रहा है। उस तरह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस चार्ज को मूव कराता है, ठीक है। और जैसे ही चार्ज मूव करता है तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो करंट की कोई ना कोई प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक वर्क कराते हैं। जैसे करंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इन्हीं सब प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग सारा वर्क करते हैं। यानी वर्क को करने के लिए आपका सर्किट क्लोज होना चाहिए, और दो चीजें तब इंपॉर्टेंट है। इतना जो चीज बताया उससे आपको दो चीज पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिकल वर्क अगर आपको करना है तो सबसे पहले सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना होगा, यानी वोल्टेज प्रोवाइड करना होगा, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करना होगा। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देना होगा, यानी आपको सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी देना होगा। अब उसके बाद वर्क कराने के लिए दूसरा कंडीशन, आपका सर्किट क्लोज होना चाहिए, तभी करंट फ्लो करेगा और तभी वर्क डन होगा एक्चुअली में। तो देखो वहां पे जो आपका क्वेश्चन था कि लोकोमोटिव को पावर तो मिल रहा है वही चीज से, लेकिन सर्किट कंप्लीट कैसे हो रहा है, तो क्या बताए थे उसके लिए? यस, रेलवे ट्रैक से हम लोग सर्किट कंप्लीट करते हैं, यानी हमेशा एक रिटर्न पाथ होना चाहिए। रेलवे ट्रैक से हम लोग सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो उसी के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, उसमें आ जाइए। उसी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ आपको बताया जा रहा है कि ईच फीडर हैज 2 कंडक्टर। अब हर एक फीडर के पास हम लोग 2 कंडक्टर लेके चलते हैं, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। वन इंसुलेटेड फॉर 25 kV कनेक्शन, एक को हम लोग भेज देते हैं 25 kV कनेक्शन, जो आपका मेन फीडिंग लाइन है, ठीक है, उसको हम लोग 25 kV के लिए भेज देते हैं, और कनेक्शन टू द बस बार। और जो दूसरा वाला है ना, दूसरा वाला 3 kV के रेंज का रहता है, 3000 वोल्ट के रेंज का रहता है, ठीक है। दूसरा वाला 3 kV के रेंज का रहता है। और ये किस लिए रहता है, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां बताया गया है, किस लिए रहता है, फॉर कनेक्शन टू द ट्रैक, ठीक है, फॉर कनेक्शन टू द ट्रैक फॉर रिटर्न करंट, ठीक है। तो जो भी कंडक्टर हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं ना फीडिंग पोस्ट में जा रहा है, एक्चुअली यहाँ सिंबल में हम लोग एक ही कंडक्टर दिखाते हैं हर एक लाइन में, लेकिन वर्चुअली वहाँ 2 कंडक्टर रहता है, दोनों एक दूसरे से इंसुलेटेड करके हम ले जा रहे हैं, और एक को 25 kV वाले में कनेक्शन दे रहे हैं, यानी सप्लाई इन लाइन, और एक को हम लोग ट्रैक में कनेक्ट कर रहे हैं फॉर कनेक्शन टू द ट्रैक फॉर रिटर्न करंट। तो एक को हम लोग रिटर्न करंट के लिए कनेक्ट कर रहे हैं, और ये यानी लगभग 3000 वोल्ट पे ये भी रहता है। लेकिन चूंकि ट्रैक एक बहुत बड़ा कनेक्टेड मीडियम है, सारा ट्रैक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और हर एक ट्रैक हर जगह हर डिस्टेंस पे ग्राउंडेड है। हमेशा ध्यान देना, जो आपका रेलवे लाइन का जो OHE के लिए जो पोस्ट है, जो फीडिंग पोस्ट है, हर एक फीडिंग पोस्ट को देखना पटरी से कनेक्ट करके अर्थ किया रहता है, यानी हर एक सर्टेन डिस्टेंस पे अर्थ किया हुआ है। तो ये 3000 वोल्ट भी नेग्लिजिबल हो जाता है, ग्राउंड से कनेक्ट रहने की वजह से वो 0 वोल्ट पे वर्क करने लगता है, ठीक है। तो ये 2 चीजें हैं। अब कंडक्टर के थिकनेस पे आ जाते हैं। तो साइज ऑफ फीडर कंडक्टर इज 20 mm स्क्वायर। अब फीडर कंडक्टर का जो साइज है ना, वो 20 mm स्क्वायर का कॉपर हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। 20 mm स्क्वायर ऑफ कॉपर मटेरियल इज यूज्ड, ठीक है। तो फीडर का जो वायर है वो 20 mm का रहता है, एंड 400 mm स्क्वायर फॉर ACSR कंडक्टर, ठीक है। अब दोनों तरह का कंडक्टर हम लोग यूज करते हैं। अगर प्योर कॉपर यूज करेंगे तो 20 mm स्क्वायर का थिकनेस रहेगा आपके फीडर कंडक्टर का, और वही अगर ACSR यूज करेंगे, ACSR का फुल फॉर्म क्या है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है। यानी एल्युमिनियम से हम लोग कंडक्शन कराते हैं और बीच में स्टील से रेनफोर्समेंट करते हैं। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है किसी चीज के इस्तेमाल से किसी चीज को मजबूती देना। तो एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो ACSR जहां होगा वहां 400 mm स्क्वायर का उसका डायमीटर होगा, ठीक है। 400 mm स्क्वायर का उसका साइज होगा उस कंडक्टर का,
ठीक है। These feeders are connected to two sets of bus bar for feeding through two oil circuit breakers. अब इन दोनों को हम लोग दो बस बार से कनेक्ट करते हैं, दो ऑयल सर्किट ब्रेकर्स के थ्रू फीड करने के लिए, ठीक है। और ये जो दो सेट है उसी के बारे में, these two sets of bus bar are connected together through bus coupler which along with input circuit breaker enable OHE to feed even one of the feeder is taken out of repair। और इसमें भी हम लोग ऐसा अरेंजमेंट रखते हैं कि एक फीडर वाला सिस्टम आउट ऑफ कनेक्शन होता है, अगर या फिर रिपेयर करने की वजह से उसको अलग करना चाहें तो हम लोग दूसरे वाले से सप्लाई दे सके, इस तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो बस कपलर को हम लोग यूज करते हैं, और बस कपलर से एक अगर फॉल्टी पे भी चला गया एक फीडर तो दूसरे फीडर से सप्लाई रिज्यूम कर लेंगे, या एक को अगर रिपेयर में डालेंगे तो भी दूसरे वाले से सप्लाई हम लोग रिज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फीडिंग पोस्ट को यूज करते हैं। फीडिंग पोस्ट आपका खत्म हो गया। अब इसके बाद आपका फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट होगा, ये नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है।